अब इस सिमिलर सेल जो सेल वाला केस था जिसमें सभी के ईएमएफ सेम थे और सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस सेम थे, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है जिसमें हमें दिया जाता है कि आपका आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू एन आर से बहुत छोटा है। इस केस में हमारा करंट क्या हो जाता है, तो ई बाय आर यहाँ से आया है कि हमने ये जो डिनोमिनेटर था इसमें एन आर की वैल्यू बड़ी ली है एज कंपेयर टू स्मॉल आर, तो उस केस में हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है और नेग्लेक्ट करने से हमारा एन से एन कट गया ई बाय आर। अगर हमें दिया जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, हमारे करंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं जब हमारा लोड रेजिस्टेंस जो है वो लोअर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से। इस सारे जो कैलकुलेशन हमने की है इसका अर्थ यही निकलता है कि हमें इस कॉम्बिनेशन को तभी काम में लेना चाहिए जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कम हो। उस केस में हमें हमारे ईएमएफ जो हमने लगाए थे, जितने ज़्यादा ईएमएफ लगाए थे उसी के प्रोपोर्शनलिटी में करंट का वैल्यू मिलता है। अब सेल्स इन पैरेलल के बाद हम बात करते हैं सेल्स इन सीरीज़ की। यहाँ पे हमने सभी सेल्स को सीरीज़ में लगाया हुआ है। इस केस में हमारा करंट क्या हो जाएगा, तो देखिए इस केस में सभी का ईएमएफ मिलाकर हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट ई होगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे स्मॉल आर भी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जैसे ई हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे सभी ईएमएफ आपस में इक्वल हो जाए तो हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा एन सेल का उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा एन टाइम्स, पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा एन टाइम्स। अगर हम पिछली बार की तरह कंडीशन कंसिडर करते हैं कि हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल लोड से बहुत ज़्यादा है तो उस केस में करंट हमें मिलेगा ई बाय आर, लेकिन हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल लोड से कम है तो हमें उसमें आई मिलेगा एन ई बाय आर। तो डेफिनेटली आप पिछले केस के बेस पर यहाँ बोल सकते हो कि अगर आपका लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तो इनको सीरीज में लगाना आपके लिए बेनिफिशियल है। सेल्स आर एम्प्लॉयड इन सीरीज ओनली व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन द लोड रेजिस्टेंस। तो याद रहे, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए सीधे सीधे तो हमें पता होना चाहिए कि जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन काम का है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमारे काम का है। अब जैसे हमने रेजिस्टेंस में देखा था मिक्स्ड ग्रुपिंग्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, वैसे ही यहाँ मिक्स्ड ग्रुपिंग्स ऑफ सेल भी देखते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग्स ऑफ सेल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं m इंटू एन। इसमें क्या है कि m सेल्स हम सीरीज में लगाते हैं और ऐसे m सेल्स की सीरीज की हम n रोज बनाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ देखिए, सीरीज का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो गया m इंटू ई, और ऐसे n रोज पैरेलल में लगाए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक्सटर्नल लोड प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखिए सीरीज में एम रेजिस्टेंस लगाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया एम आर, और ऐसे हमने कितने रोज बनाए एन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया एन। तो करंट का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एन एलसीएम लेंगे ऊपर चला जाएगा एन एम ई अपॉन क्या आ जाएगा एन आर प्लस एम ई। तो ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पे या तो याद रख सकते हैं या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी ये आपको याद रखना चाहिए। करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब एन आर बराबर एम आर होगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमने ई लिख दिया है। अब ठीक है, यहाँ पे आर आएगा स्मॉल आर, तो हमें आई की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, तो एन आर जब बराबर एम आर होगा तब हमें अपने करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। लगभग सभी केसेस में हमारा यही हुआ कि डिनोमिनेटर के ये दोनों फैक्टर जो हैं वो आपस में जब इक्वल होते हैं तभी हमारा करंट जो है वो मैक्सिमम होता है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक फेमस वैरायटी में आपको बता देता हूं जिसमें आपको कहा जाता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो n आइडेंटिकल सेल्स हैं, यानी m इंटू एन इज इक्वल टू n आपके पास है। आप m सीरीज में लगा सकते हो और ऐसी n रोज बना सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए कैपिटल N। तो आपको दिया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके पास n है। अब इसमें आपको कहा है सभी का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ तो आप कितने सेल्स सीरीज में रोज में लगाओगे और ऐसी कितनी रोज आप पैरेलल में बनाओगे। यानी m और n का वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो
कि कितने सेल आपको सीरीज़ में लगाने चाहिए और ऐसी कितनी सीरीज़ की आपको रोज़ यहाँ पे बनानी चाहिए। साथ ही साथ आप IMX का वैल्यू भी याद रख सकते हो। ये वैरायटी ऐसी है जो बहुत बार घुमा फिरा के पूछी जाती है कि 12 सेल्स हमारे पास थे तो बताओ कितनी रो में हम सीरीज़ लगाएं और कितने हम ऐसी सीरीज़ के पैरेलल रोज़ बनाएं जिनसे कि हमारा करंट जो है मैक्सिमम हो सके। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमें दिया है बैटरी EMF है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम और चार्ज किया है विद अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था चार्जिंग के केस में V बराबर E प्लस IR आपको काम में लेना है। E का वैल्यू 2 वोल्ट है, करंट का वैल्यू 5 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है। तो ये कितना हो गया 2 प्लस 0.5 दैट इज 2.5 वोल्ट। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक बैटरी है 6 सेल्स का, सभी का EMF 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। इसको चार्ज करते हैं DC मेन्स से। EMF है 220 वोल्ट बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। व्हाट विल बी द चार्जिंग करंट। तो यानी क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में E का वैल्यू 2 वोल्ट दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया है और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट सप्लाई दिया है, एक्सटर्नल लोड 10 ओम दिया है, चार्जिंग करंट का वैल्यू पूछा है। तो करंट का वैल्यू वैसे ही निकालेंगे। टोटल EMF कितना है 220 वोल्ट तो सप्लाई है और 2 EMF के 6 सेल हमने उल्टी डायरेक्शन में लगाए मतलब चार्जिंग में लगाए हैं। तो डेफिनेटली उनका EMF हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऐड कर देंगे तो वो चार्ज नहीं डिस्चार्ज हो रहे होंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है। 0.5 के हमने कितने रेजिस्टेंस लगाए 6, तो ये हो गए 3 ओम टोटल क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ से सॉल्व करके करंट का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने पर ये आएगा कितना 16 एम्पियर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी नहीं दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि बैटरी है 6 सेल्स है, सभी का EMF 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, चार्ज कर रहे हैं DC से, EMF 220 वोल्ट से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है। हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कितना होगा। तो ये चार्जिंग का केस हो गया। चार्जिंग के केस में V का इक्वेशन क्या होता है E प्लस IR। E हमें दिया हुआ है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5, करंट का वैल्यू हम इसके लिए निकाल चुके हैं 16 शुरू में, 16 पंजे 80, तो 8 और 2 10 क्या हो गया 10 वोल्ट। तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल आया है, हमसे बैटरी के अक्रॉस पूछा है तो बैटरी का क्या होगा। बैटरी में कितने सेल हैं 6, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 यानी 60 वोल्ट। अब हम बात करेंगे मेजरिंग डिवाइसेस की। मेजरिंग डिवाइसेस क्या होते हैं जिनके थ्रू आप सेल्स के EMF और आप इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल का कंपैरिजन और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कर सकते हो। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को हम सबसे पहले लेंगे। गैल्वेनोमीटर बेसिकली तो करंट मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर की मदद से आप करंट भी मेजर कर सकते हो और वोल्टेज या पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मेजरिंग डिवाइस तो नहीं है, लेकिन आगे जो मेजरिंग डिवाइस हम पढ़ते हैं और उनसे बैलेंसिंग करते हैं उसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर की नॉलेज चाहिए होती है। गैल्वेनोमीटर में बेसिकली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर से या वोल्ट मीटर बनाना है। तो वो केस देख लेते हैं एक बार। तो मेजरिंग डिवाइस में सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में। जैसा कि मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर बेसिकली आपको करंट का फ्लक्चुएशन जो होता है, करंट की जो वैल्यू होती है उसको फ्लक्चुएशन से दिखाता है और जब हम उसे अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें सर्किट में करंट की वैल्यू रीड करके बताता है इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। अब देखिए याद रखने का तरीका क्या है। कल गैल्वेनोमीटर से आपको अमीटर बनाना है, अमीटर यानी करंट मेजर करना है। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट। तो हमें ऐसा लगता है कि अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर को कैसे लगाना होगा, सीरीज में लगाना होगा, लेकिन उल्टा है। याद रखने का तरीका बहुत आसान है। करंट मेजर करना है जो सीरीज में सेम रहता है तो उसके लिए आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे पैरेलल। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसे सर्किट में कैसे लगाओगे। तो वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज मेजर करना है, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है तो कैसे लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। तो एक्सटर्नल लोड के हम इसे क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में अगर हम इसे लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा अमीटर मतलब हमें ये कहना है कि यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस काम में लेना होगा। भाई गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको डायरेक्ट तो सर्किट में लगा नहीं सकते, तो इसके साथ में हमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना होता है जिसको हम शंट बोलते हैं। तो शंट कैसे लगेगा,
अमीटर बनाने के लिए पैरेलल लगेगा, वोल्ट मीटर लगाने के लिए सीरीज बनेगा। दोबारा सुन लीजिए, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है तो शंट कैसे लगेगा? शंट अमीटर के केस में पैरेलल में लगेगा, वोल्ट मीटर के केस में सीरीज में लगेगा। तो यहाँ हमने शंट को लगाया पैरेलल में और हमने गैल्वेनोमीटर को हम बना दिया क्या? वोल्ट मीटर। इसमें हमसे पूछा जाता है शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इट इज़ आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये आई जी आर जी क्या है? तो आई जी जो है वो हमारा करंट है जो हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर के लिए चाहिए। या तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसा बोल देगा या क्वेश्चन आपको डायग्राम दिखा देगा। दोनों केस में आप समझ जाना कि क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है। अगर वो थियोरेटिकली बोलता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर बना रहे हैं तो आप समझ जाना। अगर आपको वो डायग्राम देता है कि हमने ऐसे शंट लगाया है, बताओ शंट की वैल्यू क्या है, तो समझ जाना कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हमने लगाया है तो डेफिनेटली हम क्या बनाने जा रहे हैं? अमीटर बनाने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर यहाँ आपसे आप पूछा जाए कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो बहुत सिंपल है, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो आपने यहाँ टोटल करंट आई आया, आई को डिवाइड कर दिया, गैल्वेनोमीटर में कितना भेज दिया? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बचा हुआ कहाँ भेज दिया? शंट के अक्रॉस। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करके आपने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी। आई क्या है? रेंज ऑफ अमीटर है। क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि आपका जो वोल्ट करंट है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए मान लो वो 10 की पावर -4 एम्पियर है और आप 0 से 5 एम्पियर रेंज का मीटर बनाना चाहते हो, यानी आपको आई की वैल्यू क्या दे दी? 5। आई जी की वैल्यू क्या दे दी? 10 की पावर -4। तो ऐसी वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी तो आप इजीली शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपको दिया है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो रेंज से बहुत छोटा है तो आप सीधे शंट की वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये वैल्यू आपको देखकर डिसाइड करना होगा। या तो क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली बोले कि आपका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो रेंज से बहुत छोटा है, या आपको वैल्यूज देख के मालूम पड़ना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा 10 की पावर -4 बहुत छोटा करंट है और आप रेंज बना रहे हो 5 एम्पियर की, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये वाला फॉर्मूला काम में लेना होगा। ऐसा करने से क्या होता है? शंट को पैरेलल में लगाने से क्या होता है? तो हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हमारे कॉम्बिनेशन के सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पैरेलल में लगाने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को और छोटा बना देते हैं, यानी हमें इस केस में शंट रेजिस्टेंस कैसा लगाना होगा? छोटे से छोटा, ताकि ओवरऑल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो और भी कम हो जाए। ये हमने बनाया गैल्वेनोमीटर से अमीटर, अब हम बनाएंगे गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।